प्रभात क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज ये बात भी पढ़ी हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं इसके अंदर जो फ्री चार्ज है यानी कि जो चार्ज मूव कर सकता है वो चार्ज किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन्स ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो करते रहें, मूव करते रहें, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी? ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियल ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब अगर मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं या सेल से, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़े वाला लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अब पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से एडेड है, तो इस एंड का जो पोटेंशियल होगा वो होगा पॉजिटिव, जबकि इस एंड का पोटेंशियल होगा नेगेटिव। यानी कि इस एंड का पोटेंशियल हाई होगा और इस एंड का पोटेंशियल लो होगा। तो जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे इधर की तरफ। यह एक सिंपल सी लैंग्वेज में भी समझा जा सकता है कि ये बैटरी का नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जबकि नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेंगे। ये सिंपल तरीका है समझने का, याद रखने का। तो जैसे ही हमने इस बैटरी को इससे कनेक्ट किया कंडक्टर से, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर आएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तभी क्या होगा, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके वापस इस जगह जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का पूरे सर्किट के अंदर। इसी तरीके से जब तक बैटरी के अंदर ताकत है, दम है, जैसे आप बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस ताकत को, इस दम को क्या बोलते हैं। तो जब तक इस बैटरी के अंदर दम है, जब तक हम कहते हैं कि जब तक बैटरी चार्ज है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करते रहेंगे। क्लियर? यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप पहले उनको जरूर देख लीजिए। खैर, तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है या सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में लगातार करंट को या तो चार्ज को मूव कराता है, चार्ज को मूव कराता है। तो अब तक जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी उसमें चार्ज रुका हुआ था, यानी कि स्टेशनरी स्टेट में था, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जो अब हमने बात करी है, यहां पर चार्ज मूव कर रहा है, और जब चार्ज मूव करता है तो हम उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस कंडीशन में जो चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज को हम चार्ज ना बोल करके क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये एक्सप्लेनेशन थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जब चार्ज मूव करेगा तो उसे चार्ज ना बोल करके हम कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मान लीजिए
हमारे पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, एक पर्टिकुलर एरिया से, क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में। क्यू चार्ज फ्लो होने का मतलब सिंपल सा यही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है, जो हमने पढ़ा है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो जिसमें से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, यानी कि चार्ज पास हुआ। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हुआ। टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? क्यू। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू अपॉन टी, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर की एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? क्योंकि कूलम टाइम की सेकंड, कूलम पर सेकंड, और इसे कूलम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर, और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट फिर से एक बार बता देता हूं क्या होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, कि जब चार्ज मूव करता है तो उसे चार्ज ना कह करके हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट हो गई इसकी कूलम पर सेकंड, जिसे कूलम पर सेकंड ना बोल करके हम सिंपली एम्पियर बोल देते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, उसकी यूनिट क्या हो गई, ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट से पहले वो डिवाइस पढ़ लेते हैं जिस जो कि करंट को मेजर करता है। उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो मान लीजिए ये एक बल्ब लगा हुआ है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इस बल्ब को या किसी पंखे को या हीटर को या फ्रिज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं मेजर करना चाहता हूं कि इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहां पर एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एमीटर ही इस बल्ब के अंदर से होकर के फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को मेजर करके हमें दे देता है। देखने में कैसा होता है एमीटर? कुछ ऐसा होता है। यहां पर इसके दो जॉइंट्स होते हैं, दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहां पर इसमें होती है सुई, एक नीडल, यहां पर रीडिंग्स होती हैं। तो ये नीडल मूव करके बताती है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये एक बल्ब है, या एक ये सर्किट, ये बल्ब लगा रखा है मैंने, ये एक बैटरी है, और मैं चाहता हूं कि इस एमीटर को इस सर्किट में कनेक्ट करूं। तो यहां से वायर लेंगे, एक यहां से वायर लेंगे, और यहां से इसको कट कर देंगे, ऐसे कट हो जाएगी। तो ये यहां से करंट फ्लो होगा, पहले सर्किट में जाएगा और फिर बल्ब में जाएगा, और जब ये सर्किट के अंदर जाएगा, इस एमीटर के अंदर जाएगा, तभी ये एमीटर इसकी रीडिंग दे देगा। खास बात यह है कि वोल्ट मीटर तो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता था, ठीक है। सपोज ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी दिखने में कुछ ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर V लिखा होता है और एमीटर में A लिखा होता है। अगर ये वोल्ट मीटर है और हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं सर्किट में, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये वायर यहां पर लगाएंगे और ये वायर यहां पर लगाएंगे, ऐसे। इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होता है हमारा। क्लियर?
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस होता है लो। दोनों अपोजिट है बिल्कुल। बिल्कुल वोल्ट मीटर और एमीटर को याद रखने का सिंपल तरीका ये है, एक ही प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, दूसरी खुद याद हो जाएगी। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो एमीटर सीरीज में। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो है। रेजिस्टेंस क्या है वो थोड़ी देर बाद हम आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, चलिए बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो मान लीजिए कि बल्ब लगा हुआ है और ये एक बैटरी है। बैटरी को थोड़ा बैटरी जैसा ही बना देते हैं, सेल जैसा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलेंगे। किधर की तरफ? ऐसे। किस तरफ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड की है वो ये है कि करंट पॉजिटिव चार्ज के तो अलोंग होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे करंट भी इधर ही फ्लो है कर रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब यहां पर बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव के जस्ट अपोजिट, यानी कि करंट ऐसे मूव करेगा। ये करंट की डायरेक्शन होगी। आउटर सर्किट में आउटर सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इनर सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका क्या कहता है करंट की डायरेक्शन के लिए कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। दूसरा तरीका सर्किट के अंदर जब हम बात करते हैं तो आउटर सर्किट में, यानी कि बैटरी से अलग जो सर्किट है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है करंट, और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है करंट। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि करंट का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, कुछ भी 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, साथ में करंट भी बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। तो आपके हिसाब से करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? आप में से लगभग 90% बच्चों ने यही सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इसके अंदर डायरेक्शंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन अधूरी पढ़ी है। हमने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन ये है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, साथ में वो वेक्टर सम के लॉज को फॉलो करें। वेक्टर सम के लॉज को फॉलो करें। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर सम के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर सम के लॉज क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। वेक्टर्स वहां पर चैप्टर आता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जिस पर करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये बैटरी ले लेता हूं और यहां पर लगा देता हूं एक स्विच, और इस बैटरी से एक मैंने यहां पर बल्ब लगा दिया
फिर यहां पर एक फैन लगा दिया और यहां पर एक फ्रिज लगा दिया, तो करंट यहां से निकल करके इस स्विच को बंद किया, करंट यहां से निकल करके यहां सब में जाएगा, तो करंट इस पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये जो पाथ है इसी पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत कुछ हो सकता है, रेजिस्टेंस होते हैं, वायर्स होती हैं, स्विच होते हैं, बैटरी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि हमारा स्विच क्या है, ऑन है, स्विच ऑन है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं हम ओपन सर्किट, जिसमें करंट फ्लो ना कर रहा हो, यानी करंट वैल्यू 0 हो। लेकिन अगर मैं स्विच को बंद कर दूं तो अब करंट फ्लो करने लगेगा, और इस तरह के सर्किट को बोलते हैं हम क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बेस पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत डिटेल में जाकर के भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बहुत घुमा फिरा करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते, अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते तो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट आई। करंट कब फ्लो होगा? जब इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एंड पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहां पर जो मेन बात है वो है फिजिकल स्टेट चेंज ना करने का क्या मतलब है। तो फिजिकल स्टेट चेंज ना करने का मतलब क्या है? ये कंडक्टर है, मैं इसको खींचू ना, मोड़ू ना, किसी हैमर से, हथौड़े से पीटू ना, ठंडा ना करूं, गर्म ना करूं, ठीक है, तोड़ू ना, मरोड़ू ना, अगर मैं इस तरह कोई भी हरकत नहीं करता तो मतलब यह है कि मैंने इसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी। तो अगर मैं इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता हूं तो इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है आई, वो इसके एंड पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको मैं उल्टा भी कर भी सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, यहां पर कांस्टेंट हम लिखते हैं R, और इस R को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो ये जो R है ये क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट कब है? जब हम इसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना करें। अगर हमने इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज कर दी, खींच दिया, दबा दिया, मरोड़ दिया, पीट दिया, ठंडा कर दिया, गर्म कर दिया, तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते हैं तो V इक्वल टू आर आई, यही है ओम्स लॉ, जहां पर R क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब रेजिस्टेंस को ही हमारा मेन मोटिव है पढ़ना, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान समझेंगे इस चीज को। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी मैटर है वो मैटर एटम्स से मिलकर के बना होता है, और ऑब्वियस बात है एटम्स से मिलकर के बना हो तो एटम्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होंगे। ये एटम्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं,
जब मैं इस कंडक्टर के एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करूंगा, यानी कि इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एंड की तरफ, ए एंड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप साफ देख सकते हो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कौन आ गए? एटम्स। इन एटम्स से ही ये बार बार टकराते रहेंगे और इनके रास्ते में एक रेजिस्टेंस या एक अवरोध या रुकावट जनरेट होगी। इस रुकावट को, इस अवरोध को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में आने वाला रेजिस्टेंस। क्लियर? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, विरोध करती है, करंट के फ्लो होने का विरोध यानी कि अपोज करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ये। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ये रही, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, V अपॉन आई, यानी कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर लगाया गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन उसमें फ्लो होने वाला करंट आई, ये जो वैल्यू आएगी इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यूनिट की बात करें, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? वोल्ट, करंट की एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं ओम, OHM, ओम। सो ओम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू IR। यहां से अगर मैं I निकालता हूं तो क्या होगा? V अपॉन R के इक्वल। तो इस रिलेशन से साफ साफ देखा जा सकता है कि I is directly proportional to V and I is inversely proportional to R. That means पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस अगर घटा तो करंट बढ़ जाएगा। यानी कि करंट इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम। ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा और कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो V इक्वल टू आई आर, या इसको हम लिख दें आर आई। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, V इक्वल टू मान लीजिए R की वैल्यू 2 है, 2i। अब मैं V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा होगा मैथमेटिक्स में। एक तरफ V ले लेते हैं और एक तरफ I ले लेते हैं, V और I। चलिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? V और I की दो वैल्यूज, कम से कम दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। V I, मैं V के वैल्यू 0 पुट करता हूं या I के वैल्यू 0 पुट करता हूं, 2 इंटू 0 0, दैट इज V इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0। अब I के लिए 1 रखता हूं, I के लिए रखी 1, तो 2 1 2, दैट इज V के लिए क्या आ जाएगी? 2। तो पहला पॉइंट आ गया 0,0, क्या ये पॉइंट है 0,0? दूसरा पॉइंट है 2,1, 2,1, ये आ गया पॉइंट, आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ में जो ये फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, अगर हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर? तो यही होते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं
जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ क्या है कि अगर उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज ना की जाए तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उस कंडीशन में V और I के बीच में ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ भी, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, है ना, एल्यूमिनियम वायर, कुछ भी ऐसे सिंपल सारी मेटल्स लगभग ओमिक कंडक्टर्स होती हैं। अब बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ गया होगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो अगर मैं V और I के बीच में उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कोई भी अलग से ग्राफ हो सकता है। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और उनके लिए V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अलग सी शेप का, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और शेप का। एग्जाम्पल क्या होता है, सिंपल सा एग्जाम्पल है एलईडी लाइट, जो आजकल हम यूज करते हैं घरों में, एलईडी बल्ब, वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। हमारे जो टीवी लग रहे हैं घर के अंदर एलईडीज, वो भी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा डायोड वाल्व होते हैं, ट्रायोड वाल्व होते हैं, जो बहुत हाई लेवल की बातें हैं आपके लिए। ठीक है, ये सब भी क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स ही हैं। डायोड्स, जेनर डायोड वगैरह 12th क्लास में पढ़ोगे, सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने पढ़ा है क्या, ओम्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। होप सब कुछ समझ में आया होगा। अब एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, इसके बाद बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line। देख, एक आयरन है, हाँ एक बात और, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब जब भी कहीं पर आप ये देखोगे लगा हुआ तो समझ जाओगे कि ये कुछ भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, क्योंकि सबके सब एटम से मिलकर बने हैं, तो इसीलिए सबके पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ पर बल्ब ना ड्रॉ करके, पंखा ना ड्रॉ करके, फ्रिज ना ड्रॉ करके ये सिंबल ड्रॉ कर दूंगा, और इस सिंबल का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और, जो ये वायर्स हैं इनका भी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इनमें भी एटम्स हैं, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक आयरन है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसने क्या कहा कि इसमें करंट फ्लो करता है 3.4 एम्पियर का, जब हम इसे 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ते हैं, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का। क्लियर। अब उसने क्या कहा, what current will this electric iron draws when connected to 110 वोल्ट सप्लाई। अब उसने ये कहा कि इसी रेजिस्टेंस को हमने 110 वोल्ट, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। कुछ लोग बहुत सिंपल सा आंसर दे देंगे, अपनी तरफ से आइडियाज निकाल देंगे, बट इसके पीछे एक बहुत बढ़िया लॉजिक है। ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, जब इसके अंदर करंट फ्लो किया तो क्या हमने इस रेजिस्टेंस की फिजिकल स्टेट चेंज करी, नहीं, ना हमने इस रेजिस्टेंस को मोड़ा, ना हमने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ना हमने इस रेजिस्टेंस को गर्म किया, ना इस रेजिस्टेंस को ठंडा किया। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहां थी वही यहां होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां पर फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। तो यहां पर R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I, दैट इज 220 अपॉन 3.4। यहां पर बात करते हैं, R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I, दैट इज 110 अपॉन I। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती, वो इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, उससे हम अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत ही लेंदी और बहुत ही टिपिकल बना करके बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी R है और ये भी R है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। 220 अपॉन 3.4 इक्वल टू 110 अपॉन I। क्या ये इससे 2 कैंसिल हो गया, ये कटा,
1.7, 1/1.7 इक्वल टू 1/i। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाती है 1.7 एम्पियर, यानी कि इस केस में करंट हाफ रह जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके बेस पे एग्जाम्स में भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।